पटना नीट रेप मर्डर केस में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दरअसल लड़कियों ने खुद बताया है कि उस कमरे के अंदर असल में हुआ क्या था। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दरअसल बच्चियों के मुताबिक उस हॉस्टल में बहुत सारे अजीबोगरीब दावे किए गए हैं। दावा क्या क्या है कि रात के खाने में जानबूझकर नशीली चीजों को मिलाकर बिटिया को दिया गया, जिसके खाने के बाद जो लड़की है वो बेहोशी या कहें नशे की हालत में अपने कमरे में पहुंचती है। उसके बाद उस हॉस्टल के आगे मालिक जो थे, मालिक के बेटों ने उसे कहीं और ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया या किसी बड़े लोगों को सौंपा। देर रात गाड़ी वापस आती है। जिस तरीके से बार बार दावा किया गया था कि महंगी गाड़ी आकर रुक रही थी, उस गाड़ी से इस बिटिया को उतारा जाता है, फिर कमरे में लेकर जाया जाता है। वहां पर कुछ घंटे बीतने के बाद ये जो हॉस्टल के जो मालिक के जो बेटे हैं, नीलम अग्रवाल एंड सन्स, जो उसी हॉस्टल के टॉप फ्लोर पर रहते थे, जो फरार हैं, पुलिस के हिरासत से भागे फिर रहे हैं, उन पर आरोप लगा कि दारू के नशे में बिटिया के कमरे में दोबारा वापस आते हैं, उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं। और जब सारी जो चीख पुकार मच रही थी तो आसपास की लड़कियों को ये सारी जानकारी थी कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उस हॉस्टल के बंद दीवारों के अंदर डर का माहौल बना हुआ था और इसलिए किसी भी लड़की ने आवाज तक या कहें विरोध करने की हिम्मत तक नहीं जुटाई। और शायद जब अगली सुबह जब होती है तब आपको पूरी कहानी बताए कि किस तरीके से नींद के पत्ते या जो टैबलेट की बात सामने आई है, वो सारी जानकारी सबके सामने आती है। लेकिन ये जो जानकारी सामने आई है लड़कियों के द्वारा, जो सूत्र हैं, जो दावे कर रहे हैं कि इस हॉस्टल के अंदर किस कदर उस बिटिया के साथ गलत काम किया गया था। जब ये सारी चीजें एक माता पिता को भी पता लगती है तो उनका भी दिल कचोटता है और उन्हें भी लगता है कि जिसे हमने 9 महीने पेट में पाला, उसे भेड़िए रौंद रहे थे, नोच रहे थे और बिटिया कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो लाचार थी। अब उस मां की जुबानी सोचिए, सुनिए कि किस तरीके से मां, जब इस तक खबर लगती है, मां भी रो रो के उनका बुरा हाल है। सिर्फ एक छोटा सा बयान सुन लीजिए। वो कह रही हैं कि जो एसएसपी साहब हैं उनकी खून की वो प्यासी हो चुकी हैं, जब तक उनका वो खून नहीं पिएंगी वो तब तक पानी तक नहीं पिएंगी। पहले पूरा वीडियो सुनिए, फिर आपसे मुखातिब होते हैं। एसपी के हाथ समझ ले, आप चलिएगा। हाँ अब चलिएगा। हाँ सर, वो जल्दी चलिएगा ना, को हम उसको चीर के खा जाएंगे। खाने के बाद हाँ हम खा जाएंगे उसको, अपना बात को खा जाएंगे। अभी आपकी तो अभी हम भर पेट पानी पिएंगे, सारा खाना खाएंगे। अनपढ़ हैं, घास गढ़वा धान रोपनी है, बाकी देह बेचनी नहीं है सर, ये आप मान लीजिएगा। आप जानते हो कि हम पढ़े लिखे हुए हैं, बाकी आपसे ज्यादा दिमाग है। आज भुला गई, मेरी बेटी भुला गई तो हम भी भुलाएंगे। मेरी बेटी खिल मुरझा गई, मैं भी मुरझा। बाकी जब तक हम अति नहीं करेंगे, जब तक इस कलेजा के साथ। तो सुना आपने कि किस कदर एक मां का रो रो कर बुरा हाल है। उनका यह कहना है कि मैं खेती करने के लिए तैयार हूं, मजदूरी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन हम देह व्यापार वाला काम नहीं करते हैं। आप सब पढ़े लिखे हो, आप मुझे इंसाफ दिलवाओ। अब इंसाफ की लौ तो टिमटिमा रही है, क्योंकि जिस कदर जो कहानी है, जो पटना पुलिस का जो रवैया था, कार्यशैली थी, उस पर सवालिया निशान तो खड़े जरूर हो रहे हैं। लेकिन आज इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर आपको बताएंगे कि पटना सिटी में जो हॉस्टल की जो लड़कियों का जो रेट फिक्स किया गया था, बीजेपी नेता, जो खासतौर पे जो लेडी नेता थी फूल जोशी के द्वारा, उसके तार पटना से निकलकर देहरादून तक जा रहे हैं, लगभग 1300 किलोमीटर दूर। वही इलाका जहां पर अंकिता भंडारी का जो मामला था, जिस पर कहा गया था कि उस पर एक तरीके से एक्स्ट्रा सर्विसेज देने के नाम पर जब उस लड़की ने मना किया तो उसकी भी जान रहस्यमय तरीके से चली जाती है। बड़े बड़े लोगों का नाम आया था। अब उसी जगह के एक नेता अचानक से एक ऐसी बात बोलता है कि बिहार में जाकर तो 25-30 हजार में तो मैं लड़कियां खरीद कर लाकर यहां पर बसा सकता हूं, उसे शादी कर सकता हूं। जब ये सारे दावे ऑन कैमरा किए जाते हैं तो ये जो सारी जो चीजें जो दबी जुबान बोली जा रही थी, अब खुलकर पूरी दुनिया के सामने आ रही है। आज डिकोड करेंगे
कि बिहार में कुछ महीनों के अंदर किस कदर लड़कियां गायब होकर राजस्थान में मिलती हैं, पंजाब में मिलती हैं, हरियाणा में मिलती हैं, देहरादून में मिलती हैं। आखिर वो कौन लोग हैं जो बिहार की लड़कियों को खरीद फरोख्त कर कर अपने राज्य में लेके जा रहे हैं? ऐसा क्या हो रहा है पटना शहर और बिहार के अंदर जिसमें जो दिलचस्पी है, जो खास तौर पर जो पुलिस के जो रवैया है उस पर सवाल निशान तो है ही, लेकिन ये अमीर लोगों को बिहार की लड़कियों में इतना इंटरेस्ट क्यों है? बात करेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो विडंबना देखिए, एक माँ जो है वो एक सभा में बैठी है और साफ तौर पे कह देती है कि साहब हम गरीब ज़रूर हैं, हम मजदूरी करते हैं, लेकिन हमारा जिस्म बिकाऊ नहीं है। और एक तमाचा है ये उन पुलिस वालों की इन्वेस्टिगेशन पर कि किस तरह से उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन को बिगाड़ने की कोशिश की और बच्ची के कातिलों का यूँ समझे कि आखिर उस बच्ची के साथ हुआ क्या था, अब तक सामने नहीं आया। अगर एसआईटी की जांच की बात करें तो कई सारी चीज़ें निकल कर आई हैं और सामने ये पता लगा है कि बच्ची के रूम से कुछ पिल्स मिली थी, जिससे पता लगता है कि उसने नींद की गोली शायद खाई थी। और ऐसे में जो एसआईटी की टीम है, जो पुलिस वाले हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो गोलियां बच्ची के पास से मिली हैं ये बिना पर्चे के नहीं मिलती। अगर डॉक्टर्स नहीं लिखेंगे तो कोई भी मेडिकल स्टोर ये दवाइयां किसी को भी नहीं दे सकता, चाहे वो एडल्ट हो या बच्चा। लेकिन उस लड़की को ये दवाइयां कैसे मिली, ये जांच का विषय है। एसआईटी जो है वो पता लगा रही है कि आखिर किसके साथ वो लड़की उस जगह पर गई थी, मेडिकल स्टोर जहाँ से वो दवाइयाँ उसको मिली, कौन वो शख्स था जो उसके साथ मौजूद था। और सबसे अहम बात, जो लड़की का फ़ोन पुलिस को मिला उसमें से 350 रुपीज़ की जो ट्रांजैक्शन है ऑनलाइन वो पुलिस को दिख रही है, लेकिन कई सारे इंपॉर्टेंट मैसेज जो हैं वो डिलीट किए गए जिसको पुलिस ने रिकवर कराया। और अब ये जांचना बहुत ज़रूरी है पुलिस के लिए कि वो मैसेज किसने डिलीट कराया। सोचिए, एक लड़की के फ़ोन से उसको दवाई दिलाई गई, उसके बाद कौन था वो शख्स जिसने उसके सारे मैसेज जो इंपॉर्टेंट थे, जिससे शक जा सकता था या जिससे कुछ भी पता लग सकता था, वो सब डिलीट करा दिए गए। और तो और पुलिस को एक चीज़ और इस पूरे केस में नई चीज़ पता लगी कि जो लड़की अक्सर पटना से जहानाबाद अपने घर स्कॉर्पियो ट्रेन से जाती थी, वो इस बार काले रंग की स्कॉर्पियो से गई थी। उसके माँ, उसके भाई, उसके पिता उसे लेने आए थे, जिसके बाद वो स्कॉर्पियो से घर गए। और इस मामले में जो स्कॉर्पियो चालक है उससे पूछताछ भी एसआईटी की टीम कर रही है। ये सारी बातें तो हो गई, वो अपडेट जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कल हमने आपको बताया था कि जो लड़कियां हैं, जो 17 साल की लड़कियां हैं जो हॉस्टल्स में रहती हैं बिहार में, उनका एक रेट कार्ड निकाल दिया गया है। उनको प्राइस फिक्स कर दिया गया है कि देखिए 17 साल की 25,000 में बिकेगी, तो कोई और लड़की तो उसके इतने पैसे लगेंगे। अब ऐसे में जो उत्तराखंड है वहाँ पर जो बाल विकास मंत्रालय है और महिला सशक्तिकरण का जो मंत्रालय है वो है रेखा आर्या के पास। अब उनके जो पति हैं गिरधारी लाल, उन्होंने एक सभा में संबोधित किया और लोगों से कह दिया कि बिहार में तो 25,000 में लड़कियां मिल जाती हैं। पहले आप उस चीज़ को सुनिए वो जो कह रहे हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसके तार जो है बिहार से जुड़ रहे हैं। क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक सिस्टम है कि संगठन हमारा सर्वोपरि। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि राहुल जैसे 5 लड़कियां, जिसमें अशोक जलाल भी है, जिसमें नवीन तुम कितनी उम्र के हो बेटा? तो नौजवान ही हो, शादी भी नहीं हुई तुम्हारी? हाँ, तो नौजवान है। ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें दिवा दें, बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ, चलिए तुम मेरे साथ, हम तुम्हारी शादी करा। तो सुना आपने, ये बीजेपी की जो नेता हैं उनके पति हैं और उन्होंने सभा में संबोधित किया बीजेपी के लड़कों को, नए नए युवा लोगों को, और कहा तुम लोग की अभी शादी नहीं हुई है, तुम्हारी उम्र में हमारे बच्चे हो गए थे। अरे 25,000 में बिहार से लड़कियां मिल जाती हैं। अब यहाँ पर इन्होंने कहा 25,000 में लड़कियां मिल जाती हैं और साफ तौर पे कहा चलो हमारे साथ, हम दिलवाते हैं। और दूसरी तरफ आपको कल का, या मैं कल क्या बोलूँ, आज ही आपको तस्वीर दोबारा से दिखाती हूँ। फूल जोशी की तस्वीर देखिए, ये वही मोहतरमा है जिन पे आरोप लगे, कई सारे आर्टिकल्स आए, कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में आया कि इन्होंने बच्चियों का सौदा करना शुरू किया। इन्होंने हॉस्टल्स में पढ़ने वाली लड़कियां, स्पा में काम करने वाली लड़कियां के साथ एक सेक्स रैकेट चलाया और उनको एक तरीके से आप यूँ समझिए प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में धकेलने की कोशिश की। बाकायदा स्टिंग ऑपरेशन किया गया मीडिया हाउसेस के द्वारा और इनकी जो पोल है वो खुली। तो एक बीजेपी नेता जो है वो लड़कियों को धकेल रही है, उनका रेट लगा रही है 25,000, और दूसरे जो नेताजी हैं उनकी जो पति हैं वो ऑन कैमरा सभा में बोल रहे हैं कि 25,000 में मैं तुमको बिहार से लड़कियां दिलवा दूंगा। ये कितना शर्मसार है और कितना ही ज़्यादा एक तरीके से आप यूँ समझिए कि आंखें नीची करने वाला है। अब
जिस तरह से हमने कल आपको कई सारी चीज़ें बताई थी, अपडेट दिया था कि कैसे हॉस्टल्स में गंदे काम कराए जाते हैं, जैसे शुरुआत में दीपक ने बताया कि कई सोर्सेज के द्वारा और कुछ लड़कियों ने दावे किए हैं कि वहाँ पर जो लोग हैं, जो बड़े लोग थे, वो आते हैं और खाने में उनको आप यूँ समझिए नशीली दवाएं खिलाई जाती हैं, जिससे उनको कोई होश नहीं रहता और फिर उनके साथ रेप किया जाता, उनके साथ गंदे काम किए जाते। अब एक तरफ जो ये बीजेपी की नेता फूल जोशी थी, जिस तरह से उन्होंने एक नेक्सस की शुरुआत की, लड़कियों को सेक्स रैकेट में धकेला, अब इसकी शुरुआत हुई कैसे, लड़कियां कैसे इस धंधे में घुसती चली गई और कैसे उनको फंसाया गया, कैसे उनके साथ गलत हो रहा है, खास करके छोटी बच्चियां जो हॉस्टल्स की हैं। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो लड़कियां हैं बिहार में, जो हॉस्टल्स में रहने आई हैं, जो काम कर रही हैं, जो स्पा में काम कर रही हैं, उनको ड्रग्स सप्लायर बनाया गया है बिहार में। सोचिए कितनी हैरत की बात है, उन लड़कियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको धमका कर पहले उनको सेक्स रैकेट में फंसाया गया और दोबारा उनके साथ ऐसा काम भी कराया जा रहा है। अब जब मीडिया हाउसेस ने स्टिंग किया और कई लोगों से जानने की कोशिश भी की, तो पता चलता है जो सामने बैठे शख्स हैं वो साफ बोलते हैं कि सर आजकल तो लड़कियां ज़्यादा नशा करती हैं, बड़े बड़े कॉलेज में जो पढ़ने आती हैं वो धंधे में उतर जाती हैं और हमारे लिए काफ़ी आसान हो गया है, हम उनको पैसा थमाते हैं, वो हमारी बातें मान जाती हैं और जो नहीं मानते उनको धमकी देते हैं या फिर ज़बरदस्ती कर कर उनको किसी भी तरीके से इस काम में लाया जाता है। और जब ये सारी जो कहानी खुली तो पता लगता है कि कम से कम 500 से ज़्यादा जो लड़कियां हैं वो इस काम में इन्वॉल्व है, चाहे वो स्पा में काम करें, चाहे वो हॉस्टल्स में रहें, उनको बाकायदा ब्राउन शुगर दी जाती है, ड्रग्स दिया जाता है और उनसे डील कराई जाती है, उनको अलग अलग लोगों के पास भेजा जाता है। बड़े बिजनेसमैन, उनके बेटे, यंगस्टर्स जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े रईसदारों के बच्चे, उनके पास जाती हैं वो लड़कियाँ, उनको रिझाती हैं और फिर उसके बाद उनको ड्रग्स सप्लाई या जो भी चीज़ें होती हैं वो चीज़ें दी जाती हैं। और ये नेक्सस चलाने के पीछे भी कोई ना कोई बड़ा शख्स ही इन्वॉल्व है। जैसे कल हमने आपको बताया था कि जब इलेक्शन हुए थे विधानसभा के बिहार में, तब जिसमें वो नेताओं को प्रोवाइड कराती थी लड़कियां, तो इसी तरीके से ये नेक्सस भी वहां पर काम कर रहा है। इसका इनपुट मिला था 25 दिसंबर को पहली बार और पता लगता है कि जो हॉस्टल चलाने के लोग हैं, जहाँ पर हॉस्टल चल रहे हैं, उसी में से एक हॉस्टल का पुलिस को पता लगता है कि 22 ग्राम के लगभग जो हीरोइन है वहाँ पर है और पुलिस ने जब उसे बरामद किया तो धीरे धीरे करके कहानी खुलती तो पता लगता है कि लड़कियां हैं गर्ल्स हॉस्टल की, उनके द्वारा ये चीज़ें सप्लाई कराई जाती हैं। अब इसमें एक चीज़ आपको समझनी होगी कि ये जो ड्रग्स है जब इसकी सप्लाई की जाती है और किस तरह से करवाई जाती है या सेक्स रैकेट में भी लड़कियों को कैसे उतारा गया, तो उसका सबसे अहम पॉइंट है वार्डन। हॉस्टल में जो वार्डन होती है वो सबसे पहले कल भी हमने आपको बताया था कि सेक्स रैकेट के लिए जो मिष्टी थी वो कैसे लड़कियों को बरगलाती थी, उनको अपने झांसे में लेती थी अपनी दुखभरी कहानी सुनाकर। यहाँ पर भी यही होता है, जो वार्डन है वो लड़कियों से बातचीत करती है, उनको बहलाती है, फुसलाती है, अपने झांसे में लेती है। कुछ लड़कियां तो मान जाती हैं, कुछ को पैसों का लालच दिखाती है, कुछ को बड़ी बड़ी दुनिया दिखाती है और कुछ जब नहीं मानती है तो उनके खाने में ये जो वार्डन है बड़ी ही चालाकी से नशीले पदार्थ मिलाए जाते हैं, जिसके बाद बच्चियां जब वो खाना खाती हैं और हर वार्डन को पता होता है किस किस लड़की को हमें खिलाना है, कौन कौन सी लड़की हमारा एक तो कहते हैं ना मार्क कर रखा है हमने कि ये लड़की ज़्यादा बोल रही है, इसको हमें खिलाना है या इसको किसी शख्स के पास भेजना है, किसी बड़े बॉस के पास भेजना है, तो उन सबको वो खाना खिलाया जाता है। वो जब नशे में चली जाती है, अपने कमरे में होती हैं, तो उनके कमरे तक उन लोगों को भेजा जाता है या उन लड़कियों को बड़ी बड़ी गाड़ियों से उस आदमी के, उस शख्स के, जो बड़े लोग हैं उनके कमरों तक पहुंचाया जाता है ताकि वो उस लड़की के साथ गंदा काम कर सके। पहला ये हो गया। और दूसरे में उन लड़कियों को जब ये स्मैक कराते हैं, जब नशा देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उनको उस चीज़ की लत लग जाती है, क्योंकि एक बार किसी ने उसका सेवन किया, रोज़ हो रहा है, तो ऐसे करते करते जिन लड़कियों को उसकी लत लग गई अब वो उस चीज़ के लिए तिलमिला जाती हैं, वो चाहती हैं। तो ऐसे में वार्डन जो है वो उनको बार बार कहती है कि अगर तुम्हें ऐसा करना है तो मेरा काम करो, अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारे लिए चीज़ें सही हो जाएंगी। और इसके बाद जो लड़कियां हैं वो इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाती हैं। और ना सिर्फ एक हॉस्टल, आप अगर शंभू गर्ल्स हॉस्टल की बात करें, किसी भी हॉस्टल की बात करें, तो हर हॉस्टल में लड़कियों को फंसाया जा रहा है। जो पप्पू यादव ने एक तरीके से मीडिया के सामने आकर कहा था कि अपनी बच्चियों को हॉस्टल से निकाल लीजिए, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, बड़े नेताओं के बेटे, बड़े बिजनेसमैन के बेटे उनकी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। ना सिर्फ उन्हें सेक्स रैकेट में फंसाया जा रहा है बल्कि उनसे ड्रग्स का घिनौना काम भी कराया जा रहा है। अब जो शुरुआत में मैंने आपको बताया कि 25,000 रुपए में लड़कियां बिक रही हैं, इस तरह से बयान दिए गए, और क्या है उसके पीछे का असली मकसद, कैसे बिहार की ये सच्चाई अब उजागर करना बहुत ज़रूरी हो गया है। और आपके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि क्यों बिहार से जो लड़कियां हैं वो गायब हो रही हैं या फिर उन्हें कहीं सप्लाई किया जा रहा है।
दरअसल ये जो पूरी कहानी हमने आपको बिहार के हॉस्टल से जरूर शुरू हुई थी, जहाँ पे 17 साल की लड़की का जो रेट था वो 25,000, उससे कम का 40,000। ये थी नाबालिग लड़कियां जिन्हें जो अमीर लोग हैं अपने फायदे के लिए लेके जाते हैं, लेकिन वो राज्य में या कहें शहर के अंदर ही रहते हैं। लेकिन अब जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं, अब वो शहर से, उस स्टेट से बाहर निकलकर दूसरे राज्यों में लड़कियां भेजी जाती हैं। उम्र क्या है इनकी? 18 साल से 24 साल की जो लड़कियां होती हैं उन्हें दूसरे राज्यों में शादी के लिए भेजा जाता है। मानव तस्करी आपने सुना होगा। आसान शब्दों में कहूं कि एक इंसान को आप एक जगह से उठाकर किसी दूसरी जगह भेज दो, जहां पर उसका ना कोई रहनुमा है, ना उसको कोई देखभाल करने वाला है, वो अपने बलबूते है, वहां पर उसे मजदूरी करवाई जाती है और वो वापस घर नहीं लौट सकता है। मानव तस्करी का सिंपल सा ये मतलब है। अब मैं आपको एक शब्द फिर से बताता हूं, ब्राइड ट्रैफिकिंग, मतलब शादी के लिए मानवों की तस्करी करना। इसमें सिर्फ औरतें ले जाई जाती हैं बिहार से, बिहार के अंदरूनी इलाकों से। कहां पर? राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, अब तो देहरादून में। खुद जो बीजेपी नेता और मंच में अपने बीजेपी के साथियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि देखिए 25,000 में तो लड़कियां बिहार से बड़े आसानी से मिल जाती हैं। 25,000 भी, 20,000 की भी बात करें, 20 से 25,000 में लड़कियां शादी के लिए मिल जाती हैं। अब ये जो सारी चीजें हैं ब्राइड ट्रैफिकिंग के मामले में ये इतनी बड़ी बन गई है कि अक्सर लड़कियां गायब होने लगती हैं। और गायब कहां से हो रही हैं? बिहार के जो बॉर्डर वाले जितने भी इलाके हैं वहां पर लगभग ऑफिशियल जो डाटा है वो 100 से ज्यादा लड़कियां अक्सर गायब हो जाती हैं। उन्हें कहां गई, क्या हुआ, कोई जानकारी नहीं मिलती है। अब या तो आसमान तो निकल नहीं सकता, जमीन उन्हें खा नहीं सकती है, तो गई कहां लड़कियां? तो लड़कियां पहुंच जाती हैं दूसरे राज्यों के अंदर। अब ये जो सारी मैं आपको बातें बता रहा हूं ये पहली दफा नहीं है। महिला आयोग, पुलिस, हर एक सिस्टम को पता है कि सारी चीजें इतने आराम से की जाती हैं। इस पे जो टारगेट पे रहती हैं थोड़ी सी अशिक्षा, गरीबी और दहेज प्रथा या रूढ़िवादी जो समाजवादी जो लोग होते हैं उनके तरफ से ये सारी चीजें की जाती हैं। होता क्या है कि देखिए, मान लीजिए आपके पास अथाह पैसा है उस इलाके में, लेकिन उस इलाके की जो लड़कियों की जनसंख्या है, कई जो बिहार के आसपास के जो राज्य हैं, राजस्थान, हरियाणा, वहाँ पर जो ऑफिशियल आंकड़ा है, अगर 1000 लड़कों पर 800 के आसपास लड़कियां होती हैं। अब जो 200 जो लड़के बचे वो शादी कहाँ करेंगे? शादी के लिए लड़कियां चाहिए तो दूसरे राज्य से उठाकर ले आओ। अगर आपको नहीं याद होगा तो उड़ता पंजाब जैसी जो मूवीज हैं उसमें किस कदर दिखाया गया है कि जो आलिया भट्ट है उसे बिहार से किस तरीके से मजदूरी के नाम पर लेके जाया जाता है, वहां पर उसकी शादी हो जाती है, उसके जबरन गलत काम करने की जो कोशिशें होती हैं वो किसी से छिपी नहीं है। ये जो सारी जो चीजें हो रही हैं, पिक्चर बन रही हैं, मूवीज बन रही हैं, लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो गहरी नींद में खराटे मारते हुए सो रहा है। इस पर अंकुश लगाने के लिए कि कोई चीजें हों, ऐसी कोई चीजें नहीं हो पा रही हैं। दरअसल हुआ क्या था, 2025 में जून में राजस्थान के कोटा से एक लड़की वापस भागकर पटना आती है। पटना आने के बाद दरभंगा में अपने परिवार वालों से मिलने से पहले वो कहाँ जाती है? पुलिस थाने जाते हैं और वहां पर जाकर बताती है कि देखिए मुझे जबरन कोटा भेज दिया गया था, ये कहते हुए कि नौकरी मिलेगी, लेकिन वहां नौकरी तो नहीं मिली, मेरी वहां पर शादी करवा दी जाती है जबरन, और कहा जाता है कि पूरी जिंदगी तुम यहीं पर रहोगी। क्योंकि वो लड़की पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन तेज तर्रार थी, उसे पता था कि कौन सी ट्रेन बिहार जाती है। वो बचते बचाते राजस्थान के दूर सुदूर इलाके से वो ट्रेन पकड़कर वापस पटना आ जाती है। सोचिए उसकी हालत क्या होगी। पैसे नहीं है, खाने को या पीने को पानी कुछ नहीं है, किस तरीके से बचते बचाते वो पहुंची होगी। पता क्या लगता है, जब पुलिस हिरासत में लेती है तो कौन वो लोग थे? बाहर के लोग नहीं थे, वो लोग उसी के परिवार के लोग थे, जो आस पड़ोस में रहने वाले लोग थे, रिश्तेदार थे। उन्होंने प्लानिंग बनाकर अपनी ही बिटिया को बाहर बेच दिया और उन्हें इस बात को जरा भी गलत नहीं लगा। उन्हें लगा पैसों के लिए बेटी तो एक बोझ होती है, बोझ हल्का करने के नाम पर अब दूसरे राज्य में भेज दो। वो इस राज्य में शादी करे या किसी और राज्य में शादी करे, इस राज्य में शादी करती लड़की तो दहेज देना पड़ता, वहां पर तो लड़की को ब्याहने के लिए वो आप वहां बदले में पैसे मिल रहे हैं और इसलिए वो लड़कियों को वहां पर भेज देते हैं। सोचिए जो नेक्सस है कैसे काम कर रहा है।
बिहार में जो कम उम्र वाली जो लड़कियां हैं उनके सौदे हो जाते हैं, अमीर अमीर लोग ले जाते हैं। लड़कियां थोड़ी सी बड़ी होती हैं, जवानी की उस दहलीज पर कदम रखती हैं, वहां पर भी उनका सौदा दूसरे राज्य में हो जाता है। और सिर्फ इसलिए क्योंकि बिहार एक गरीब राज्य है, वहां पे उसकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। और ये जो तस्कर है ये इस चीज को अच्छे से समझते हैं कि लड़कियां विद्रोह नहीं करेंगी, महीने या 10-15 दिन की बात है, उसके बाद शांत होकर वहीं उसी चीज को अपनी जिंदगी मान लेंगी। वहां पे यातनाएं दी जाए, उनके साथ मारपीट की जाए, वो ना पुलिस थाने में जा सकती है ना किसी को बता सकती हैं। उस जिंदगी को वो अपना लेती हैं, आंसू का घोट पी पी कर उस चीज को एक्सेप्ट करने की आदी हो चुकी होती हैं। मार पिटाई लगती है वो भी तैयार रहती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी किस्मत में एक लड़की होना पाप है। और इस कदर बिहार की जो बंद गलियों से निकलकर जब चीजें सामने आने लगी हैं तो बात करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और इसे हमें लगा कि इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए हॉस्टल की ही नाबालिग लड़कियों की बात की हो, उन हर एक लड़की की बातचीत होनी चाहिए जो उस राज्य से गायब होकर दूसरे राज्य पहुंच चुकी होंगी। हो सकता है कुछ लड़कियां इस वीडियो को देख भी रही हो, समझ भी रही हो कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो हमारी उनसे दरख्वास्त है, कमेंट करके जरूर बताइए। जितने भी दर्शक देख रहे हैं, अगर आपको भी लगता है कि अगर आपके आसपास कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं तो जरूर अपने लोकल थाने कमेंट करके बताइए। हम कमेंट सेक्शन में भी पढ़ेंगे और हो सकता है हम मदद करने की थोड़ी बहुत कोशिश तो कर सकते हैं। लेकिन यह सब आप सब पर डिपेंड करता है, क्योंकि पुलिस हर जगह नहीं हो सकती, पत्रकार हर जगह नहीं हो सकते। लेकिन आपकी निगाहें किसी पुलिस वाले और आपकी जो टाइपिंग स्किल है, आपकी जो चीजें हैं, वो किसी पत्रकार से कम नहीं हो सकती हैं। तो ये आम लोगों पर, जो भी आसपास रह रहे हैं, कहीं पर भी कुछ भी गलत हो, फौरन उठकर खड़े होकर आवाज लगाइए कि ये चीजें गलत हैं, आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो तमाम दर्शकों से दरख्वास्त है कि पीछे मत हटिए, खुलकर बोलिए और बताइए अगर समाज में गलत हो रहा है तो हम कोशिश करेंगे आपकी बातों को टाइम तक के मंच के जरिए लोगों के साथ साझा करें। तब तक देखते रहिए और डिकोडिंग क्राइम मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे ओनली ऑन क्राइम तक।